करीब होने की आदत कुछ ऐसी थी कि मैं खुद ही उसमें बहने वाली थी। वो तो शुक्र है मैंने कहा नहीं था उससे, वो तो शुक्र है मैंने कहा नहीं था उससे, पर ये सच है कि मैं उससे कहने ही वाली थी, पर ये सच है कि मैंने उससे कहने ही वाली। मौसम मदर्स डे का आ रहा है तो एक कविता मैंने अपनी मम्मी के लिखा है और मुझे पोस्ट करना है मदर्स डे पे, तो सुनाऊंगी। लड़कियों को थोड़ा ताने मिलते हैं, यू कैन से थोड़ा मम्मी वाला ताना, कि जब तुम्हारी बारी आएगी मम्मी बनने की तब तुम्हें फेस करना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी भी अक्सर बोलती रहती हैं सबकी मम्मियों की तरह। तो एक कविता है मेरी मम्मी के लिए, सारी लड़कियों को जो ताने मिलते हैं उसी पे है। वो मुझे कहती हैं कि थोड़ी बदमाश हो तुम, थोड़ी बदमाश हो तुम, थोड़ी नादान हो तुम, थोड़ी सीधी भले दिखती हो पर बड़ी शैतान हो तुम। थोड़ी बदमाश हो तुम, थोड़ी नादान हो तुम, थोड़ी सीधी भले दिखती हो पर बड़ी शैतान हो तुम। हमेशा गलत बात पर लड़ने के लिए रहती तैयार हो तुम। हाँ मगर ये सच है कि मेरी जान हो तुम, हाँ मगर ये सच है कि मेरी जान हो। मेरी ही तो बेटी हो, मेरी ही तो बेटी हो, मेरा एक भाग हो तुम। मैं भी पहले ऐसी थी जैसे आज हो तुम। अब तुम्हारी भी बारी आएगी अपनी बेटी से बहस करने की, क्योंकि मैं भी पहले वही थी जहां आज हो तुम। तब मैं पूछूंगी तुमसे क्या जवाब दी तुम, तब मैं पूछूंगी तुमसे क्या जवाब दी तुम। सारे वही सवाल होंगे जो कर दी मुझसे आज हो तुम। तब उस बहस में जिता देना अपनी बेटी को जैसे जीतना चाहती आज हो तुम। इन सब चीजों को जितना आसान देख रही हो तुम, जितना सुधार होने की सोच रही हो तुम, सब आजादी मिलेगी तुम्हें सुधारने के लिए, क्योंकि एक दिन माँ भी बनोगी तुम, क्योंकि एक दिन माँ भी बनोगी तुम। बहुत कविताएं हो गई प्यार मोहब्बत पे। लड़कों ने लड़कियों को बेवफा बताया, लड़कियों ने लड़कों को बताया, और मैं भी बहुत मोहब्बत पे कविताएं लिखती हूँ। आज का टॉपिक भी मोहब्बत से ही जुड़ा हुआ है, पर थोड़ा दर्दनाक है। ये कविता नहीं है, एक स्टोरी टेलिंग है मेरी रियल लाइफ की। मेरी एक सीनियर के ऊपर मैंने लिखा था, जो आज आपको कुछ सिखाने के लिए है, और वो जहाँ कहीं भी होंगी इस दुनिया में नहीं है, उनको सुनाने के लिए। कितना मुश्किल होता है ना किसी का हमें छोड़कर चले जाना। मैं किसी के जानबूझकर छोड़कर जाने की बात नहीं कर रही, किसी के ना चाहते हुए भी अचानक से इस दुनिया से जाने की बात कर रही। आज से ठीक 5 साल पहले कोविड एंड फेज में मैं ना इलाहाबाद के एक लॉज में रहती थी। अभी 10 ही दिन हुए थे मुझे शिफ्ट किए कि आंटी ने मेरे रूम में एक पार्टनर भेज दी थी। पतली दुबली, अंदर से घबराई, बाहर से रूठ, 2 बड़े बैग्स के साथ एक दीदी सामने खड़ी थी। एज यूजुअली मैंने स्माइल के साथ वेलकम किया और उनको अंदर आने के लिए बोल दिया। साथ ही अपनी रूम पार्टनर बनने की 3 शर्तें भी बता दिया। खाना अलग बनाएंगे, किसी का कॉल आया तो बाहर चले जाएंगे, और जब भी पढ़ने का मन किया बेझिझक लाइट जलाएंगे। वो इतनी स्ट्रेस्ड और घबराई थी कि उन्होंने झट से बोला हम सब मैनेज कर जाएंगे। फिर अचानक से बाहर छत पर गई, किसी से परेशान होकर बात किया, रूम में आई और अपना सारा सामान सेट किया। मैं बीच बीच में दोस्ती करने के लिए बोलने का ट्राई करती, वो छोटा सा जवाब देकर अपने आप काम करने लगती। 2-4 दिन ऐसे चला तो धीरे धीरे बातें करने लगी, मुझको जानी तो और बातें शेयर करने के लायक समझने लगी। फिर उन्होंने बताया कि वो घर से लड़के आई हैं बाहर पढ़ने, किसी से उनकी शादी हो जाए इसलिए सरकारी नौकर बनने। पूछा कि भैया क्या करते हैं, तो बोली अभी पढ़ रहे, बाद में बिजनेस करेंगे, हम दोनों में वो नहीं, हम सरकारी नौकर बनेंगे, और फिर एक दिन धूमधाम से शादी करेंगे। धीरे धीरे साथ रहते रहते उनके सारे राज जानने लगी। वो मुझको क्यूट एंड टैलेंटेड और मैं उनको समझदार मानने लगी। 15 साल की उम्र से क्लास 11 की मोहब्बत, और आज लगभग 13 साल हो चुके दोनों को साथ हुए। पूरे 27 साल बिता चुकी वो अपनी जिंदगी के किसी के हाथों की हाथ हुए। अभी प्रेशर है 1 साल का कि साल भर में सरकारी नौकरी पाना है, और अपने मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड अगेंस्ट लव मैरिज फैमिली को उस बेरोजगार लड़के के लिए मनाना है। बड़ी हिम्मत है दीदी में, बड़ी हिम्मत है दीदी में, ऐसा मैंने पहली बार देखा था। किसी को जैसे का तैसे कैसे चुना जाता है, ये मैंने उन दीदी से ही सीखा था, ये मैंने उन दीदी से ही सीखा था। ना तो भैया बहुत गुड लुकिंग थे, ना तो बहुत कामयाब, पर फिर भी थे उन दीदी की जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में हर दिन एक ऑफिसर बनने का ख्वाब बुना था, ठीक वैसे ही उन्होंने भैया को पिछले 13 साल से हर पल हर मोड़ पर चुना था। वो उनका लक्ष्य थे, वो उनका सपना थे, और पूरी दुनिया में मानो वही उनके लिए अपना थे। भैया बहुत इज्जत करते उनकी, उनको बहुत मानते थे, उनकी हर छोटी बड़ी बातों को सुनते, उनको बहुत अच्छे से जानते थे। दीदी थी तो सुंदर, पर कुर्ती लेगिंग और स्टॉल टाइप की थी। जीन्स पे शॉर्ट टॉप पहन के लिपस्टिक लगाना यहीं आके हम लोगों से सीख पाई थी। दिन ब दिन वो और भी अच्छी लगने लगी। करवा चौथ आया तो भैया के लिए सजने लगी। सब कुछ एंजॉय करती, अपने दम भर का पढ़ती, पर खाली टाइम में टेंशन में आ जाती कि घर वालों को कैसे मनाएंगी,
जिस कारनामे को उनके घर में आज तक कोई नहीं कर पाया, वो कैसे अंजाम दे पाएंगे। बहुत टेंशन में रहती हैं और इसी टेंशन की बदौलत उन्होंने सीटेट का एग्जाम कट ऑफ से सिर्फ 2 नंबर ऊपर ही सही बट क्वालिफाई कर दिया। पर यूपी में सरकारी नौकर 1 साल में बनना तो नामुमकिन है। इसी बीच उनकी बड़ी बहन की अरेंज मैरिज में तलाक हो गई। अब उनकी शादी वाली बात करने की टेंशन और बढ़ गई। पूरे 1 साल बाद 2023 दिवाली के वक्त हिम्मत करके जाके मम्मी से सब बोल ही दिया। अपने दिल के सारे राज जाके उनके सामने खोल ही दिया। मैं घर पे थी, मेरे पास कॉल आती है, बोलती है सुप्रिया पता है मम्मी मान गई। कसम से जैसे कोई आईएएस बनता होगा तो कितना खुश होता होगा, इतनी खुश है आज वो, मैं फोन पर ही जान गई। वो खुद शौक थी कि इतनी आसानी से कैसे, जिस बात के लिए पिछले 13 साल से परेशान थी वो चुटकियों में ऐसे। पर जिंदगी जब बहुत मुश्किल चीज को बहुत आसानी से देती है ना, तो उससे कई ज्यादा कीमती चीज हमसे छीन भी लेती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धूप के बाद बारिश और हर बारिश में साजिश, साजिशों में लोग और लोगों में ख्वाहिश। खैर जल्दी से इलाहाबाद आकर झट से भैया को बुलाया और हम सब से मिलवाया। एज अ फियांसे बड़े फक्र के साथ इंट्रोड्यूस कराया। कितना सुंदर होता है ना किसी को इस तरह से चाहे जाना कि उसकी चाहत की मंजिल एक दिन शादी में तब्दील हो जाए। किसी का हाथ पूरी दुनिया के सामने फक्र से थामना कि मानो की उम्र भर के लिए एक दूसरे के गुनाहों का वकील हो जाए। कसम से बहुत सुंदर होता है वो जोड़ा जो मुस्कुरा के हाथ थामता है, किसी को अपना लेने से पहले ही बखूबी उसका साथ जानता है। हर वक्त यही दुआ निकलती कि काश सबकी मोहब्बत वाली किस्मत इन दोनों जैसे ही हो। पूरे 3 महीने की तैयारी के बाद फरवरी 2024 में एंगेजमेंट और अगले 2 महीने की तैयारी में अप्रैल 2024 में शादी हुई। सेम दिन मेरे कजिन ब्रदर की शादी थी तो मैं नहीं गई, पर तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी, मानो कि दोनों को सच में एक दूसरे की बहुत जरूरत थी। एक्चुअली दीदी के ससुराल में आज भी विदाई के वक्त बहू विदा नहीं होती थी, इसलिए विदाई के लिए नवंबर 2024 तय हुआ था। इसलिए दीदी शादी के बाद अगले 6 महीने के लिए इलाहाबाद वापस आ गई। दरअसल भैया की ख्वाहिश थी कि इलाहाबाद में रहोगी तो मिल लिया करेंगे और एक दिन बनारस और आगरा का ताजमहल देखने चलेंगे। और दोनों 2 दिन के लिए गए भी थे देखने। कभी कभी भैया वैसे भी आ जाते मिलने। एज यू नो शादी के बाद कहाँ मन लगता है, हर पल हरदम उस शख्स के साथ जीने को दिल कहता है। 15-20 दिन बाद दीदी के कमर में अचानक दर्द रहने लगा। भैया ने ले जाकर डॉक्टर को दिखाया, कुछ दवाएं और बेल्ट दिया था डॉक्टर ने, ये कहकर कि सब ठीक हो जाएगा। पर किसको पता था कि कब कैसे क्या विपरीत हो जाएगा। 1 महीने बाद 12 जून 2024 को हल्का बुखार और कम से कम 25-26 बार पेट दर्द हुआ। रात में 9:30 होते होते हर कोई उनको लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वो बेहोश हो गई तो फिंगरप्रिंट की हेल्प से उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया। सुबह तक भैया आ गए और दोपहर तक उनके मम्मी पापा। 3 दिन तक बेहोश पड़ी, वेंटिलेटर पर, सर से खून बहे जा रहा था। क्या हुआ कैसे हुआ एक्चुअली डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने भैया को फर्श पर बैठकर तड़पते हुए देखा था, उनकी रूह के हर हिस्से को दीदी के लिए मरते हुए देखा था। बार बार जाते उनके पास बोलते, तुम एक बार होश में आ जाओ फिर और अच्छे हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम एक बार होश में आ जाओ फिर और अच्छे हॉस्पिटल ले जाऊंगा, और अभी तो तुमको विदाई का भी तो शौक था, नवंबर के बजाय तुरंत विदाई कराऊंगा। फिर सीरियस हो जाते, बोलते कि नहीं उठी तुम तो मैं कैसे जी पाऊंगा। देखो मैंने शादी का वादा निभाया है ना तुमसे, और बाकी सारे वादे भी निभाऊंगा। मैं और मेरी दोस्त रुके शाम तक, फिर रूम पे वापस आ गई। सुबह अपनी दोस्त को बोली चलो कि खाना लेकर। बोलती है दीदी तो अपने घर गई। मैं खुश होके पूछी क्यों, होश में आ गई थी क्या, वेंटिलेटर हट गया था क्या। तो बोलती है नहीं, दीदी के भाई का कॉल आया था, वो हमेशा के लिए चली गई। 15 जून 2024 बकवास दिन था। जिंदगी में पहली बार मैं अकेले नहीं सो पाई थी। एक जूनियर को बुला के अपने रूम पे सुलाई थी। कहती थी कि मुझे बस उनकी सुहागन बन के मरना है, पर किसको पता था कि ऐसे। कहती थी कि मुझे बस उनसे शादी करनी है, पर क्या सिर्फ 1.5 महीने के लिए। कहती थी कि मुझे शादी की फोटो वॉलपेपर पर लगानी है, पर क्या आखिरी वक्त में ना देख पाने के लिए। सारे नए सामान सहेज कर रखती थी कि विदाई के बाद इनके साथ कहीं जाऊंगी तो यूज करूंगी, पर कौन जाने की कैसी विदाई और कब के लिए। जिद करके आखिर भैया ने विदाई करा ही डाली। डोली में ना सही, अर्थी में ही सही, उनकी यह आखिरी ख्वाहिश पूरी कर डाली। आज लगभग 20 महीने हो गए हैं उनको गए, और आज भी भैया मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड है, और आज भी उनकी प्रोफाइल पिक्चर पे दीदी है। वो कहते हैं ना कि भूलना चाहता हूँ उसकी पर याद आती है, हर पल हरदम हर बार आती है, उसके झगड़े, उसकी बातें, उसकी हरकतें सब याद आती है। हाँ मगर उसके जाने के बाद आती है, हाँ मगर उसके जाने के बाद आती है। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या इन्हीं लोगों की मोहब्बत वाली किस्मत पे रश करती थी मैं, पर अब कहती हूँ कि अगर ऐसा बिछड़ना लिखा हो तो ऐसी किस्मत किसी को ना मिले। इस इंसान का क्या जिसने किसी लड़की को टूट कर चाहा ही था। शादी की स्टेज पे कान में बोले थे कि मैंने अपनी जिंदगी में बस तुम्हें कमाया ही था।
तो सीखने समझने की बात यह है कि शायद कभी कभी मोहब्बत को नजर लग जाती है। कोई कितना भी करीब आ जाए, अगर मुकद्दर में लिखा है तो दूरी आ ही जाती है। खैर, यकीन है इस दुनिया में ना सही किसी और इस दुनिया में ही सही, आज भी वो उड़ता परिंदा है। वो भले ही गई हमारी दुनिया से, पर उनकी मोहब्बत की कहानी आज भी जिंदा है। उनकी मोहब्बत की कहानी आज भी जिंदा है। थैंक यू।